देखरेख में उन लोगों ने अदानी जो लोएस्ट थे उनसे फिर से निगोशिएशन किया कि आप कुछ और इसको अपने चार्जेस को घटाइए। तो उन्होंने फिक्स चार्ज में 10 पैसे जो उन्होंने कोट किया था उसमें भी उन्होंने 10 पैसे की कमी किया। इस प्रकार फिक्स चार्ज आ गया ₹3.72, जो उन्होंने पहले 3.82 कोट किया था उसकी जगह 3.72 आ गया। फ्यूल चार्ज ₹1.65 आ गया और इस प्रकार कुल टैरिफ जो है ₹5.38 के हिसाब से निगोशिएटेड प्राइस पे ये अदानी पावर ने अपना फाइनल कोट दिया। आपकी जानकारी में मैं ला दूं कि ये जो टैरिफ है अदानी ने ही पिछले अगस्त में महाराष्ट्र के साथ इसी प्रकार की प्रक्रिया, जिसको DBFOO बोलते हैं, डिजाइन बिल्ड फाइनेंस ओन एंड ऑपरेट। सरकार को इसमें उस कंपनी को कुछ देना नहीं होता है, सिर्फ कोयले की गारंटी देनी होती है और बाकी जो छोटा मोटा पानी और ये सब सुविधाएं, वन पर्यावरण की जो मंजूरियां होती है, इसमें फैसिलिटेशन, बाकी सब कुछ खर्चा जो है डिजाइनिंग से लेकर के फाइनेंसिंग से लेकर के ऑपरेट करना, हम उनकी बिजली एक फिक्स प्राइस पे जो भी निगोशिएटेड जो भी प्राइस होती है उस पर हम खरीदते हैं। तो इसी प्रकार की प्रक्रिया महाराष्ट्र सरकार ने भी पिछले साल अगस्त में लगभग हमसे आज से 1 साल पहले किया था। उसके अपेक्षा भी हमारा जो अदानी के साथ जो हम पावर खरीदने जा रहे हैं वो कुछ पैसे कम के रेट पे हमने आपको प्रेस नोट में हमने उसकी डिटेल भी दिया हुआ है। इतना ही नहीं, भूतकाल में जो हमारे बड़े पावर परचेज एग्रीमेंट्स हुए हैं उत्तर प्रदेश में, उदाहरण के रूप में ललितपुर तापीय परियोजना के साथ 2010 में हुआ था, उनकी जो उस समय आज जो वर्तमान में जो उनकी पावर परचेज प्राइस होती है उसकी अपेक्षा भी हम जो अनुबंध कर रहे हैं उसकी पावर परचेज प्राइस काफ़ी कम पड़ रही है। ₹5.90 98 की उनकी आज की है और अगर जिस दिन ये पावर प्लांट बन करके तैयार होगा 30-31 की अगर हम बात करें तो भी ललितपुर की परियोजना की अपेक्षा ये अनुबंध जो हम कर रहे हैं उसकी बिजली हमें सस्ती पड़ेगी। इतना ही नहीं, हमारे जो सार्वजनिक क्षेत्र के जो पावर प्लांट्स हैं, कुछ जो ऑलरेडी बन चुके हैं, जो बन चुके हैं और ऑपरेट हो रहे हैं, जिनसे हम ऑलरेडी बिजली खरीद रहे हैं, और कुछ जो अभी जो हमने जैसा बताया कुछ जो अभी पाइपलाइन में है, उनकी भी बिजली का जो अनुबंध हुआ है, PPAs हुए हैं, उनकी अपेक्षा भी ये वर्तमान जो हमारी प्रक्रिया हुई है उसकी बिजली काफ़ी सस्ती पड़ेगी। मैंने इसका पूरा डिटेल पैराग्राफ 10 और 11 पे आपको प्रेस नोट में हमने दिया हुआ है। और इन सारी परियोजनाओं का आज का जो पावर परचेज की जो प्राइस अदानी ने कोट किया है, और जब अदानी का पावर प्लांट बन करके तैयार होगा 2030-31 में, जब से हम बिजली एक्चुअली खरीदने लगेंगे, तब की जो उनकी पावर की परचेज प्राइस पड़ेगी ₹6.01 के आसपास, 10 पैसा के आसपास, वो भी हमारे सभी ज़्यादातर सार्वजनिक संयंत्रों की बिजली से सस्ती हमें पड़ेगी। तो इस प्रकार जो अदानी ने ही जो अन्य राज्यों के साथ, विशेष करके महाराष्ट्र के साथ जो निकट भूतकाल में जो अनुबंध किए, उससे भी हम सस्ती बिजली लेने जा रहे हैं। हमारे राज्य में अन्य प्राइवेट जो कंपनियों के साथ जो अनुबंध हुए हैं उनकी वर्तमान प्राइस या आने वाले दिनों के हिसाब से भी हमारा जो है महाराष्ट्र का, जैसा मैंने बताया, 5.39 है, हमारा यूपी का रेट 5.38 पड़ने वाला है। तो 5.38 जिस पे हमें मिलेगी, हम 1600 मेगावाट में से 1500 मेगावाट बिजली हम खरीदेंगे। 1500 इसलिए कह रहे हैं कि फ्लक्चुएशन होता है, इसलिए स्थिर अगर बात, अपना खुद का कंजम्पशन होता है, प्लांट बनाने के लिए चलाते हैं। जिस उन समय बुलाया, जरूर बुलाया गया होगा, अवश्य बुलाया। अभी की जो बिड प्रक्रिया है उसमें जो भारत के विजिलेंस कमीशन और सबकी गाइडलाइंस हैं उसमें ये कहा गया है कि जो लोवेस्ट बिडर होता है सिर्फ आप उसी से निगोशिएट करिए। अगर और किसी से निगोशिएट करनी, तो इस प्रकार उत्तर प्रदेश को बिजली में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं।
वो ऐसा ही एक पीपीपी का एक दूसरा प्रयोग हम लोग नगर निकाय नगर व्यवस्था में भी लेकर के आए हैं। और उसमें आपको मालूम है कि दिन पर दिन जो शहरीकरण की प्रवृत्ति बढ़ रही है, हमारे व्हीकल डेंसिटी बढ़ रही है, वाहनों की संख्या, वाहनों की डेंसिटी घनत्व बढ़ रहा है, उसके दृष्टिगत पार्किंग स्पेसेस की हर जगह कमी होती जा रही है और जहां तहां लोग पार्क करने को बाध्य होते हैं, जहां तहां लोग पार्क करते हुए देखे जाते हैं। पार्किंग की मांग को हमें नियोजित करना पड़ेगा और पार्किंग की व्यवस्था को बनाते हुए हमें उससे राजस्व भी अगर मिल सके तो हमें नगर निकायों के लिए राजस्व भी उत्पादित करना है और उसमें स्मार्ट टेक्नोलॉजी का आईटी रिलेटेड आईटी इनेबल्ड टेक्नोलॉजी का भी हमें उपयोग करना है। मल्टी लेवल पार्किंग, क्योंकि शहरों में जगह कम पड़ती जा रही है, तो मल्टी लेवल पार्किंग करके हमें इसकी व्यवस्थाओं को आगे बढ़ाना है और सार्वजनिक जो परिवहन के जो संसाधन है उसमें हम और भी अच्छी व्यवस्थाएं, जैसे पार्किंग की जगहों पे इलेक्ट्रिक चार्जिंग की भी व्यवस्था क्यों न हो। इलेक्ट्रिक चार्जिंग के साथ साथ अन्य जो हमें वहाँ गाड़ी को साफ करने, गाड़ी को धोने, गाड़ी की हवा भरने, ये सारी व्यवस्थाएं साथ में करने के लिए हमने ये सोचा कि प्रथम चरण में 17 नगर निगमों में हम ये नियमावली लेकर के आए हैं, उसको लागू हम करेंगे। और उसमें ये कहा गया है कि पीपीपी मॉडल पे प्राइवेट पार्टियां हमारे जो पार्किंग प्रबंधन समिति हम बनाएंगे हर नगर निकाय में, उसकी मंजूरी के तहत उसकी वो चिन्हित करेंगी पार्किंग की जगह और उन पार्किंग की जगहों को प्राइवेट पार्टियां डेवलप करेंगी, उसका चार्ज भी ले सकेंगी। 17 नगर निगमों में हमने ये व्यवस्था प्रथम चरण में लागू किया है। पार्किंग प्रबंधन समिति बनेगी, वो इनको सीमांकन करेगी, चिन्हित करेगी, ईवी की चार्जिंग की व्यवस्था रखी जाएगी, स्मार्ट हमारी टेक्नोलॉजी आधारित व्यवस्था रखी जाएगी और जो भी हम बिडिंग करेंगे, जो भी भाव तय होगा, उसमें से हमें रेवेन्यू शेयरिंग, वो जो प्राइवेट पार्टी है वो नगर निगम के साथ अपना जो कमाई करेगी उसकी शेयरिंग भी करेगी। 5 वर्ष के लिए हम अनुबंध करेंगे उसके साथ और मल्टी लेवल पार्किंग से लेकर के तमाम टेक्नोलॉजी आधारित व्यवस्थाएं करके हम पार्किंग के पूरे मैनेजमेंट को नगरों में बहुत साइंटिफिक, बहुत व्यवस्थित बनाना चाहते हैं। उसके लिए हमने एक नियमावली प्रख्यापित किया है। इसको हम पब्लिक डोमेन में भी हमने डाला था, लोगों के सुझाव भी लिए गए हैं। सुझाव लेने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी का मार्गदर्शन भी लिया गया और उसके बाद आज मंत्रिमंडल के समक्ष हमने प्रस्तुत किया, जिसे माननीय मंत्रिमंडल ने उसकी जमीन हमारी होगी, जमीन हमारी भी होगी, प्राइवेट लोग भी अपनी अपनी जमीन पे उसको कर सकते हैं, उसे भी अनुबंधित कराना होगा, हमें लाइसेंस उसका हम इशू करेंगे और उसके बाद प्राइवेट पार्टी के पास भी अगर अपनी जगह है तो वो भी उसका उपयोग कर सकेंगे। जी, कई राज्यों में मॉडल लागू है, कई राज्यों में मॉडल लागू है और बहुत सारी जगहों पे ये जैसे दिल्ली में ही आप देखेंगे तो अनुबंधित जगहें हैं, उनकी चिन्हित जगहें हैं, जहाँ तहाँ पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, जहाँ तहाँ पार्किंग अलाउड नहीं की जाती है। अन्य जगह पे अगर कोई पार्किंग करता है तो उसको टो करके गाड़ियाँ पुलिस वाले ले भी जाते हैं। जी, पहले आपने पार्किंग की कंटिन्यूटी जी, तो ब्रीफिंग में मैं कर रहा था, पार्किंग का विषय आपका उसमें आ ही जाएगा। मैं ये बता रहा था कि सभी बड़े शहरों में इस दिशा में प्रयास हो रहे हैं, कहीं हो चुका है, कहीं हो रहा है। जैसे हम अब करने जा रहे हैं नगर निगमों में, अभी तक पार्किंग की कोई नियमावली नहीं थी, जो व्यक्ति जहाँ चाहता था, कोई वहाँ का दबंग आदमी है तो वो अपनी एक अलग पार्किंग व्यवस्था चलाने लगता था। तो इस प्रकार वो न करते हुए कोई भी पार्किंग की व्यवस्था हमारे सीमांकन के जरिए, हमारे चिन्हांकन के जरिए ही होगी। हमसे लाइसेंस लेना पड़ेगा, उसमें हम बिडिंग के जरिए उसका हम भाव तय करेंगे। भाव तय करने के बाद जो आमदनी होगी उसको हमारे साथ रेवेन्यू शेयरिंग उसकी करनी पड़ेगी। उस पार्टी को हम कई अधिकार भी दे रहे हैं, जैसे वो पार्टी उस चहारदीवारी में या उस चौहद्दी में
अपना एडवर्टीजमेंट से अपना रेवेन्यू भी कमा सकती है। उस रेवेन्यू को भी हम जब रेवेन्यू शेयरिंग के लिए जाएंगे तो उसमें हम उसको ना उसका लेखा जोखा हम लेकर के उसकी रेवेन्यू शेयरिंग, तो इस तरह से एक पूरी वैज्ञानिक व्यवस्था इंक्लूडिंग मल्टी लेवल पार्किंग और टेक्नोलॉजी इनेबल्ड पार्किंग की हम करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जो दूसरा है जी, हम लोग, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। हम लोग हर घर सूर्य की जो माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से जो योजना चल रही है उसमें बहुत ज़्यादा तेज़ी से हम काम करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। आपकी जानकारी मैं बता दूं तो उत्तर प्रदेश जो अभी तक सौर ऊर्जा के उत्पादन में कहीं नहीं था, वो हम अब रजिस्ट्रेशन की दृष्टि से पहले नंबर के राज्य बन चुके हैं और इंस्टॉलेशन की दृष्टि से हम तीसरे नंबर के राज्य बन चुके हैं। हमें खुद संतोष नहीं है, उसको पहले नंबर पे हम ले जाने के लिए बढ़ रहे हैं, लेकिन पैनल की कमी, क्योंकि डिमांड ज़्यादा है, स्वाभाविक रूप से डिमांड सप्लाई का ये विषय है। हम लोग डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। आपकी जानकारी में आया होगा कि अवाडा नाम का एक ग्रुप है जो पैनल की मैन्युफैक्चरिंग के लिए नोएडा में फैक्ट्री डाल, तो हम चाहते हैं कि अन्य देशों से पैनल और सोलर की व्यवस्थाएं आने के बजाय हमारे देश में उपलब्धि बढ़े, हम उस दिशा में काम कर रहे हैं। क्या स्कूल मेरा आप बिल्कुल सही बात है। मैंने इसीलिए कहा कि जहां जहां पार्किंग की गुंजाइश है, जहां जहां पार्किंग का स्कोप है, जहां आवश्यकता है, उन जगहों पर प्रॉपर रूप से पार्किंग की व्यवस्था, इसीलिए ये नियमावली लाई गई। ये तीसरा, ये जो हमने बताया कि हमारे पास राउंड द क्लॉक बिजली देने के लिए आज की स्थिति में हम जहां खड़े हैं उसमें हमें विद्युत उत्पादन को बढ़ावा दे करके उसमें विद्युत उत्पादन जोड़ना पड़ेगा, तब हम जाके राउंड द क्लॉक पावर दे पाएंगे। उस दिशा में हम लगातार, जैसा मैंने बताया, कुछ पावर प्लांट हमने कार्यान्वित कर दिए, कुछ पावर प्लांट हम कार्यान्वित करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, कुछ में हमने नए अनुबंध कर दिए एनटीपीसी के साथ, अदानी के साथ। ये सारे के सारे प्रयास और स्टेप्स जो हैं उसी दिशा में हम कुछ ही महीनों और वर्षों में हम राउंड द क्लॉक पावर देने में सक्षम होंगे। आज मंत्रिपरिषद ने एक नई व्यवस्था, और खास तौर से इसकी आवश्यकता भी थी, ये रोजगार सृजन के लिए भी, और इसके ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा जो हमारा टैलेंटेड ग्रुप है। इसलिए उत्तर प्रदेश वैश्विक क्षमता केंद्र नीति 2024 को आज मंत्रिपरिषद ने सहमति प्रदान कर दी है। मैं विशेष रूप से जो हमारे विभाग के प्रमुख सचिव हैं श्री आलोक कुमार जी, उनसे अनुरोध करूंगा कि उस संबंध में विशेष रूप से आप लोगों को जानकारी दें। धन्यवाद सर। जो ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर नीति 2024 यानी कि वैश्विक क्षमता केंद्र नीति 2024 के संबंध में आपको बताने के लिए यहाँ उपस्थित हूँ। देखिए, आपने देखा होगा कि पहले हमारे यहाँ बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग से काम चालू हुआ था। बहुत सारी ऐसी चीज़ें कॉल सेंटर के रूप में बहुत सारी विदेशी कंपनियों के लिए हमारे लोग काम करते थे। अब जो स्थिति बन गई है, धीरे धीरे यहाँ पर भी और विदेशों में भी जहाँ इन सर्विसेज की कंजम्पशन है, इस बात पे उनको सहमति बन गई है कि साहब यहाँ पे ना केवल लो एंड काम बल्कि हाई एंड काम भी किया जा सकता है। उदाहरण के तौर पे जैसे ये आपका एप्पल का फ़ोन है, इसमें तमाम तरह के सॉफ्टवेयर होंगे। हाँ, आवाज़ आ रही है जी। तो मैं ये कह रहा था कि वैश्विक स्तर पे सभी मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस में इस बात पे सहमति बन गई है कि हाई एंड वर्क पे भी भारत में, क्योंकि यहाँ पे इंजीनियरिंग टैलेंट, साइंस का टैलेंट, लॉ के टैलेंट, फाइनेंस के टैलेंट काफ़ी मात्रा में मौजूद है, तो कम पैसे में बेहतर क्वालिटी का काम दे सकते हैं। इसलिए बहुत सारी एमएनसीज अपनी
ऑफशोर डेवलपमेंट सेंटर्स यहीं पे स्थापित कर रही है। इनको ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर्स किए गए कहते हैं। इसमें कौन कौन सी तरह की चीज़ें आती हैं वो ये हैं। पहला जो है सॉफ्टवेयर और आईटी जो है, उसमें आपका मशीन लर्निंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन, एआई संचालित डेवलपमेंट, साइबर सुरक्षा, इंजीनियरिंग डेवलपमेंट। इसी प्रकार से बहुत सारी डिज़ाइंस, जैसे मान लीजिए ये फ़ोन है, इसका ईयरपीस कैसे डिज़ाइन होगा, इसका जो चार्जर कैसे डिज़ाइन होगा, बहुत सारे डिज़ाइन का एलिमेंट है। वो भी इंजीनियरिंग डिज़ाइन काफ़ी कॉस्टली और काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग काम होता है, और हम काफ़ी सस्ते दामों में ये काम कर सकते हैं और अच्छी गुणवत्ता के साथ कर सकते हैं। इसी प्रकार से बैंक्स, फाइनेंशियल सर्विसेज और इंश्योरेंस, ये बहुत सारे काम वो लोग आउटसोर्स कर रहे हैं और आ रहे हैं इंडिया में। इसी प्रकार से जो हमारे ऑटोमेटिव सेक्टर में बहुत बड़ा काम है, बहुत सारे आप कारों में देखेंगे, बहुत सारी चीज़ें अब चिप्स और सॉफ्टवेयर पे चलती है, उनके सॉफ्टवेयर डिज़ाइन का बहुत सारा काम हो सकता है। इसी प्रकार से अब जैसे आपको पता है कि इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर विनिर्माण के क्षेत्र में भी काफ़ी सारी फैक्ट्रियाँ यहाँ पे आई हैं, उनके करस्पॉन्डिंग बहुत सारा सॉफ्टवेयर वाला काम, वो भी डेवलपमेंट काम, वो इन जीसीसीज में होगा। आज की डेट में भारत में टोटल 1700 जीसीसी हैं और ये एक्सपोनेंशियल रेट से बढ़ने की उम्मीद करते हैं। हमारे यहाँ नोएडा में अभी आपको पता होगा कि 10,000 सीटर डेवलपमेंट सेंटर माइक्रोसॉफ्ट ने अभी शिलान्यास किया है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी कुछ दिन पहले किया है। एक एमएक्यू ने करीब 3,000 सीटर एक इंजीनियरिंग डेवलपमेंट सेंटर सेटअप किया। इसी प्रकार से अब हमको इसको स्केल पे ले जाना है, और न केवल नोएडा है, एनसीआर रीजन, बल्कि और हमारे जो शहर हैं, बनारस है, इलाहाबाद है, कानपुर है, लखनऊ है, इन जगहों पे भी इनको लाने की व्यवस्था करना है। तो उसके रिस्पेक्ट में हमने सभी राज्यों की नीतियों का स्टडी किया, और नैस्कॉम जो इसमें सबसे बड़ा प्लेयर है, उनसे भी सलाह विचार करके आज की डेट में मुझे ये बताते हुए हर्ष है कि जो नीति आज माननीय मंत्रिपरिषद ने अप्रूव किया है, वो आज की डेट में इंडिया में बेस्ट है। इससे बढ़िया और भी कहीं पे भी नहीं है। मैं सारा डिटेल मैंने प्रेस नोट में कर दिया है, विशाल जी को दे दिया है, वो आप लोग को सर्कुलेट कर देंगे, दोनों अंग्रेजी में और हिंदी में। पर मोटे तौर पे जो इसका फायदा है, हमारा कंपटीशन है, ये नहीं है कि हम ही, बट बहुत सारी कंपनियों से, अभी मैं हैदराबाद गया था, वो लोग ये चाहती हैं कि नॉर्थ इंडिया में भी बेस हो, क्योंकि हमारे यहाँ टैलेंट का बहुत बड़ा पूल है। बहुत सारे इंजीनियर्स हमारे यहाँ पे अपॉर्चुनिटी ना होने की वजह से वो हैदराबाद में या बेंगलोर में या चेन्नई में जाके काम करते हैं। यहाँ पे उनको व्यवस्था मिलेगी तो जो उसका डायरेक्ट फायदा है, लगभग जो हम लोग टारगेट कर रहे हैं अगले 5 साल में 2 लाख हाई पेइंग जॉब्स। और हाई पेइंग जॉब्स का मैं ये कह रहा हूँ जो कम से कम 5 लाख रुपए 6 लाख रुपए महीना, ऐसे जॉब्स हम क्रिएट करेंगे यहाँ पे। और उसका दूसरा फायदा ये होगा कि ऐसे लोग जो मल्टीनेशनल्स रखते हैं, बहुत हैवी मात्रा में हाई एंड ऑफिस बिल्डिंग स्पेस होगा, तो कंस्ट्रक्शन में भी उसका इनडायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा। उसके अलावे सर्विसेज में, और जब इतने सारे हाई पेइंग जॉब्स आएंगे तो नेचुरली वो कहीं कपड़े खरीदेंगे, कहीं खाना खाएंगे, और भी तरह तरह के एंटरप्राइज डिस्पोजेबल इनकम्स बढ़ेंगे, तो ओवरऑल इकोनॉमी पे बहुत पॉजिटिव प्रभाव इसका पड़ेगा। तो हमारा प्रयास ये होगा कि कम से कम आगे आने वाले जितने जीसीसीज होंगे उसमें अपने पॉपुलेशन के मुताबिक, यानी कम से कम 1/6 हम हर साल उत्तर प्रदेश में आकर्षित करें। स्टार्ट हो गया है जैसे मैंने कहा, लेकिन अभी बहुत और काम करने की आवश्यकता है। मैंने ये कहा कि इसमें जो एनसीआर रीजन मैंने नोएडा, ग्रेटर नोएडा, येडा, वो एक हो गया, लखनऊ, कानपुर, बनारस, प्रयागराज। जो उन्होंने पहले